विजयनगर साम्राज्य अपने स्वर्ण युग में था। महाराज कृष्णदेवराय का शासन न्याय और समृद्धि के लिए जाना जाता था। उनकी सभा, जिसे भुवन विजय कहा जाता था, विद्वानों, कवियों और कलाकारों से भरी रहती थी। लेकिन इन सब सितारों के बीच एक सूरज था, तेनालीराम। तेनालीराम अपनी हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन प्रसिद्धि अपने साथ दो चीजें लाती है, प्रशंसा और ईर्ष्या। और कभी कभी यह उन लोगों को भी खींच लाती है जो आपकी सफलता की धूप में अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। अध्याय 1। अतीत का एक झोंका। दोपहर का समय था। तेनालीराम अपने घर के बरामदे में लेटे हुए थे। उनकी पत्नी शारदा रसोई में कुछ बर्तनों से युद्ध कर रही थी। कम से कम आवाज से तो ऐसा ही लग रहा था। तेनाली अभी झपकी लेने ही वाले थे कि दरवाजे पर एक जोर की दस्तक हुई। कौन है भाई, इस भरी दोपहर में? तेनाली ने जम्हाई लेते हुए पूछा। दरवाजा खुला और एक भारी भरकम रेशमी कपड़े पहने, चेहरे पर जरूरत से ज्यादा चौड़ी मुस्कान लिए एक व्यक्ति खड़ा था। ओह मेरे प्यारे मित्र, मेरे सखा, मेरे बचपन के साथी। वह व्यक्ति दोनों बाहें फैलाकर तेनाली की ओर दौड़ा। तेनालीराम हक्के बक्के रह गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उस व्यक्ति ने उन्हें एक जोरदार आलिंगन गले लगाना में जकड़ लिया। तेनाली को लगा कि उनकी पसलियां अभी पापड़ की तरह टूट जाएंगी। क्षमा करें, तेनाली ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, क्या हम पहले मिले हैं? अजनबी ने अपनी छाती पीटी और नाटकीय ढंग से कहा, राम, तुम मुझे भूल गए। मैं धनी राम। अरे, हम बचपन में तेनाली गांव में एक साथ धूल में खेले हैं। याद नहीं कैसे हमने उस काजी की मुर्गियां चुराकर छोड़ दी थी? तेनाली की याददाश्त बहुत तेज थी। उन्हें याद था कि वे बचपन में किसी धनी राम के साथ नहीं खेले थे, और काजी की मुर्गियां उन्होंने नहीं, बल्कि गांव के एक शरारती लड़के गुल्लू ने चुराई थीं। लेकिन तेनाली समझ गए कि यह व्यक्ति कोई साधारण आगंतुक नहीं है। इसकी आंखों में धूर्तता की चमक थी। तेनाली मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, अच्छा तो यह खेल है, चलो देखते हैं यह ऊंट किस करवट बैठता है। ओह धनी राम, तेनाली ने भी नाटकीयता दिखाई। अरे मित्र, तुम इतने बदल गए हो कि पहचानना मुश्किल हो गया। आओ आओ, अंदर आओ। अध्याय 2। मीठा जहर। धनीराम घर में ऐसे दाखिल हुआ जैसे वह उसका मालिक हो। वह सीधा रसोई की तरफ गया और शारदा से बोला, भाभी जी, कैसी है आप? राम ने आपके हाथ की बनी खीर की इतनी तारीफ की थी कि मैं कोसों दूर से दौड़ा चला आया। शारदा, जो अपनी पाकला की तारीफ सुनकर पिघल जाती थी, तुरंत मुस्कुरा उठी। अरे भाई साहब, आप बैठिए, मैं अभी खीर बनाती हूँ। धनीराम ने तेनाली के पास आकर कहा, मित्र, सुना है तुम राजा के बहुत खास हो गए हो, अष्टदिग्गजों में सबसे ऊपर। वाह, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम एक दिन बड़ा नाम कमाओगे। तेनाली ने सिर हिलाया। सब महाराज की कृपा है और माँ काली का आशीर्वाद। लेकिन बताओ धनीराम, इतने सालों बाद यहाँ कैसे आना हुआ? धनीराम ने एक लंबी सांस ली और अपना नाटक शुरू किया। क्या बताऊं मित्र, व्यापार में बहुत घाटा हो गया। परदेश में सब कुछ लुट गया। सोचा पुराने दोस्त की शरण में जाओ। बस कुछ दिन का आसरा चाहिए, फिर मैं अपनी व्यवस्था कर लूंगा। तेनाली ने मन ही मन सोचा, यह आसरा नहीं, मेरा घर कब जाने आया है। फिर भी ऊपर से बोले, अरे यह भी कोई पूछने की बात है, यह तुम्हारा ही घर है। अध्याय 3। जाल की बुनाई। 2 सप्ताह बीत गए। धनीराम ने जाने का नाम नहीं लिया। उल्टा उसने तेनाली की प्रसिद्धि का फायदा उठाना शुरू कर दिया। वह सुबह सुबह बाजार जाता, सबसे महंगी मिठाई की दुकान पर खड़ा होता और जोर जोर से कहता, अरे भाई, तेनालीराम जी को यह लड्डू बहुत पसंद है, पैक कर दो, पैसे मैं बाद में भिजवा दूंगा, या शाम को तेनाली जी खुद दे देंगे। दुकानदार तेनाली के सम्मान में मना नहीं कर पाते। धीरे धीरे धनीराम ने छोटे मोटे घोटाले शुरू कर दिए। वह लोगों से कहता, मैं तेनाली का बचपन का दोस्त हूँ, राजा जी तक मेरी सीधी पहुंच है। अगर तुम्हें कोई सरकारी काम करवाना है तो मुझे बताओ, बस थोड़ी फीस लगेगी। भोले भाले लोग उसकी बातों में आ जाते। किसी ने उसे अपने बेटे की नौकरी के लिए पैसे दिए, तो किसी ने जमीन के विवाद को सुलझाने के लिए। धनीराम पैसे लेता और मस्त होकर तेनाली के घर में मलाई कोफ्ता उड़ाता। एक दिन राजगुरु तथाचार्य
जो हमेशा तेनाली को नीचा दिखाने के मौके ढूंढते थे, को इस बात की भनक लग गई। तथाचार्य ने सोचा, यह शानदार मौका है। तेनाली का दोस्त लोगों को ठग रहा है। अगर मैं यह बात महाराज को बता दूं, तो तेनाली की बदनामी होगी। अध्याय 4, राजगुरु की चाल और तेनाली की मुसीबत। अगले दिन दरबार में महाराज कृष्ण देव राय सिंहासन पर विराजमान थे। तथाचार्य खड़े हुए और बोले, महाराज, मुझे बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और इसका स्रोत कोई और नहीं बल्कि हमारे प्रिय तेनाली राम का घर है। पूरा दरबार सन्न रह गया। तेनाली राम शांत खड़े थे। महाराज ने तेवर बदले। राजगुरु, आप क्या कह रहे हैं? स्पष्ट करें। तथाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, तेनाली के परम मित्र धनीराम बाजार में लोगों से धन वसूल रहे हैं, यह कहकर कि वे शाही दरबार में काम करवा देंगे। चूंकि वे तेनाली के घर में रहते हैं, लोग मान रहे हैं कि इसमें तेनाली की भी मूक सहमति है। महाराज ने तेनाली की ओर देखा। तेनाली, क्या यह सत्य है? तेनाली ने सिर झुकाया। महाराज, यह सत्य है कि धनीराम मेरे घर में रह रहा है और खुद को मेरा मित्र बताता है, लेकिन उसके कृत्यों की मुझे जानकारी नहीं थी। मुझे इसे सुधारने के लिए 24 घंटे का समय दे। महाराज ने चेतावनी दी। तेनाली, मित्रता अपनी जगह है और राजधर्म अपनी जगह। अगर कल तक यह मामला नहीं सुलझा तो तुम्हें और तुम्हारे मित्र को दंड मिलेगा। अध्याय 5, तेनाली का जादुई उपाय। घर लौटकर तेनाली ने देखा कि धनीराम आराम से सोफे पर लेटकर अंगूर खा रहा है। तेनाली को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने ठंडे दिमाग से काम लिया। सीधे आरोप लगाने पर धनीराम मुकर जाता और शायद शारदा, जो अब धनीराम को भाई मान चुकी थी, भी नाराज हो जाती। तेनाली ने एक योजना बनाई। शाम को तेनाली ने एक बहुत ही उदास चेहरा बनाया और घर के कोने में बैठकर रोने का नाटक करने लगे। धनीराम ने देखा और दौड़ा। क्या हुआ मित्र? तुम तो राजा के खास हो, तुम क्यों रो रहे हो? तेनाली ने आंसू पोंछते हुए, झूठे आंसू, कहा, मित्र, राजा का खास होना ही तो मुसीबत बन गया है। महाराज को एक विचित्र बीमारी हो गई है। राजवैद्य ने कहा है कि इसका इलाज केवल हिमालयी लाल उल्लू के पंख से हो सकता है। महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि मैं कल तक वह पंख लाऊं, वरना मेरा सिर कलम कर दिया जाएगा। धनीराम की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, यह तो भागने का अच्छा मौका है, या फिर पैसे कमाने का। धनीराम ने पूछा, तो इसमें रोने की क्या बात है? तेनाली ने धीमी आवाज में कहा, समस्या यह है मित्र कि वह पंख मेरे पास है। मेरे परदादा एक तांत्रिक थे और वे मुझे वह पंख दे गए थे। लेकिन क्या? धनीराम उतावला हो गया। लेकिन वह पंख एक शाप के साथ आता है। जो भी उस पंख को राजा को देगा, उसे राजा मुहमांगा इनाम देंगे, सोना, चांदी, जागीर। लेकिन ठीक 1 महीने बाद वह व्यक्ति एक गधा बन जाएगा। धनीराम का लालच उसके डर पर भारी पड़ गया। उसने सोचा, 1 महीने बाद किसने देखा है? मैं इनाम लूंगा और विजयनगर से भाग जाऊंगा। दूसरे राज्य में तांत्रिक का शाप काम नहीं करेगा। धनीराम ने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कहा, ओह, यह तो बहुत बुरा है। तेनाली, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें गधा बनते नहीं देख सकता। एक काम करो, वह पंख मुझे दे दो, मैं राजा को दे आऊंगा। तेनाली ने चौंकते हुए कहा, नहीं नहीं मित्र, मैं तुम्हें खतरे में कैसे डाल सकता हूँ? अरे, दोस्ती में जान भी हाजिर है, तुम बस मुझे वह पंख दे दो। धनीराम ने जिद की। काफी नानुकर के बाद तेनाली ने एक पुरानी संदूकची से एक साधारण सा मुर्गे का पंख, जिसे उन्होंने लाल रंग में रंगा था, निकाला और धनीराम को दे दिया। अध्याय 6, दरबार में तमाशा। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा था। राजगुरु तथाचार्य खुश थे कि आज तेनाली फंसेगा। तभी धनीराम दरबार में प्रवेश किया। उसने हाथ में वह लाल पंख पकड़ा हुआ था। महाराज की जय हो, धनीराम चिल्लाया। मैं तेनाली का मित्र धनीराम हूँ। सुना है आपको एक दुर्लभ औषधि की तलाश थी। मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर यह हिमालयी लाल उल्लू का पंख लाया हूँ। महाराज कृष्ण देव राय हैरान थे। उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। वे तेनाली की ओर मुड़े। तेनाली ने आंखों ही आंखों में महाराज को इशारा किया कि खेल का आनंद ले। महाराज समझ गए कि तेनाली ने कोई चाल चली है।
महाराज ने गंभीरता से कहा, अद्भुत, हम बहुत प्रसन्न हुए। मांगो, क्या मांगते हो? धनीराम ने सोचा कि अब लॉटरी लग गई। उसने कहा, महाराज, मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं और सबसे तेज घोड़ा चाहिए ताकि मैं तीर्थ यात्रा पर जा सकूं। महाराज ने कोषाध्यक्ष को इशारा किया। तभी तेनालीराम आगे आए। महाराज, रुकिए, तेनाली ने कहा, मेरे मित्र धनीराम बहुत त्यागी है, लेकिन यह आपको पूरा सच नहीं बता रहे। क्या इन्होंने आपको शाप के बारे में बताया? धनीराम का रंग उड़ गया। महाराज ने पूछा, कैसा शाप? तेनाली ने गंभीर होकर कहा, महाराज, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति यह लाल उल्लू का पंख राजा को देता है वह इनाम तो पाता है, लेकिन दरबार से बाहर निकलते ही वह जोर जोर से रेंकने लगता है और घास खाने लगता है। यह धीरे धीरे गधा बनने की प्रक्रिया है। पूरा दरबार ठहाकों को रोकने की कोशिश कर रहा था। धनीराम पसीना पसीना हो गया। उसने सोचा था कि शाप 1 महीने बाद असर करेगा, लेकिन तेनाली कह रहा है कि अभी असर होगा। धनीराम घबरा गया। अगर उसने पैसे लिए और बाहर जाकर रेंकने लगा तो बेइज्जती होगी और शायद लोग उसे मार भी डालें। महाराज ने कहा, हमें विश्वास नहीं होता। धनीराम, यह लो स्वर्ण मुद्राएं और बाहर जाकर दिखाओ कि तुम गधे नहीं बनते। धनीराम की हिम्मत जवाब दे गई। उसने स्वर्ण मुद्राओं की थैली छोड़ दी। नहीं महाराज, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे क्षमा करे, वह चिल्लाया। तेनाली ने पूछा, मित्र, तुम तो कह रहे थे कि दोस्ती के लिए जान भी दे दोगे, अब गधा बनने से क्यों डर रहे हो? धनीराम अब पूरी तरह फंस चुका था। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, मैं झूठ बोल रहा था। यह कोई जादुई पंख नहीं है। यह तो तेनाली के घर के पीछे वाले मुर्गे का पंख है। मैं तो बस इनाम लेकर भागना चाहता था। अध्याय 7, सत्य का उद्घाटन। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। धनीराम ने खुद ही अपना अपराध कबूल कर लिया था। तेनालीराम मुस्कुराए, महाराज, मैंने इसे गधा बनने से तो बचा लिया, लेकिन इसने यह साबित कर दिया कि यह इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। इसने मेरे नाम का उपयोग करके प्रजा को ठगा है। महाराज का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। धनीराम, तुमने न केवल हमारे प्रिय मंत्री के नाम को धूमिल करने की कोशिश की, बल्कि राजदरबार में झूठ भी बोला। धनीराम तेनाली के पैरों में गिर पड़ा। तेनाली, मुझे बचा लो, हम बचपन के दोस्त हैं। नहीं, नहीं, मतलब मैं तुम्हारा प्रशंसक हूं। महाराज ने आदेश दिया, सैनिकों, इसे कारागार में डाल दो, और इसने प्रजा से जितना धन ठगा है उससे 2 गुना इसे कोड़ों की मार पड़नी चाहिए और फिर इसे राज्य से बाहर खदेड़ दिया जाए। तेनाली ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इसे कोड़े न मारे जाए। तथाचार्य चौंक गए। क्यों तेनाली, अभी भी इसके लिए दया? तेनाली ने हंसते हुए कहा, नहीं राजगुरु, कोड़े मारने से इसे दर्द होगा और यह भूल जाएगा। मेरी सजा यह है कि इसे एक गधे पर उल्टा बैठाकर कालिक पोतकर पूरे विजयनगर में घुमाया जाए और एक तख्ती लटकाई जाए जिस पर लिखा हो, मैं तेनाली का झूठा मित्र हूँ। इससे इसकी ठगी भी उजागर होगी और इसे जीवन भर याद भी रहेगा। महाराज जोर से हंस पड़े। तथास्तु, ऐसा ही होगा। अध्याय 8, निष्कर्ष और सीख। अगले दिन पूरे विजयनगर ने एक विचित्र जुलूस देखा। धनीराम गधे पर उल्टा बैठा था। बच्चे उसके पीछे तालियां बजा रहे थे और लोग हंस रहे थे। शारदा ने जब यह सुना तो उसने तेनाली से पूछा, आपने उसे इतनी कड़ी सजा क्यों दिलवाई? वह हमारे घर में रहा था। तेनाली ने अपनी पत्नी को समझाया, शारदा, अतिथि भगवान होता है, लेकिन परजीवी, पैरासाइट नहीं। एक सच्चा मित्र वह है जो आपकी उन्नति में सहायक हो, न कि वह जो आपकी जड़ों को खोखला करे। मैंने उसे सजा नहीं दी, मैंने उसे एक सबक दिया है। उस दिन के बाद तेनाली के घर में बचपन का दोस्त बनकर आने से पहले लोग 100 बार सोचते थे, और विजयनगर में यह कहावत मशहूर हो गई, मित्रता तेनाली जैसी होनी चाहिए जो मुसीबत में भी बुद्धि से काम ले, और शत्रुता भी तेनाली जैसी जो दुश्मन को हंसी हंसी में धूल चटा दे। महाराज कृष्ण देवराय ने तेनाली को गले लगाया और कहा, तेनाली, तुम्हारे पास असली सोना तुम्हारी बुद्धि है, जिसे कोई चोर या झूठा मित्र कभी नहीं चुरा सकता। तेनालीराम और काली गुफा का रहस्यमयी फैसला। प्रस्तावना। विजयनगर में एक काली रात।
अमावस्या की रात थी। विजयनगर साम्राज्य गहरी नींद में सोया था, लेकिन तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित शाही खजाने रॉयल ट्रेजरी के पास कुछ हलचल थी। पहरेदार ऊँघ रहे थे। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैली, जैसे जलती हुई जड़ी बूटियां। अगले ही पल पहरेदार बेहोश होकर गिर पड़े। सुबह जब सूरज निकला तो विजयनगर में कोहराम मच गया। शाही खजाने से सोने चांदी की चोरी नहीं हुई थी, बल्कि वहां से महाराज का पुश्तैनी नवरत्न हार गायब था। यह हार केवल एक आभूषण नहीं था, यह साम्राज्य की प्रतिष्ठा का प्रतीक था। अध्याय 1। दरबार में सन्नाटा। महाराज कृष्ण देवराय का चेहरा गुस्से से लाल था। दरबार में सुई गिरने जैसी शांति थी। सेनापति, महाराज ने दहाड़ लगाई। खजाने के बाहर 3-3 पहरेदार थे। दरवाजा अंदर से बंद था। कोई ताला नहीं टूटा, कोई सुरंग नहीं खुदी। तो फिर हार हवा में उड़ गया। सेनापति कांपते हुए आगे आए। महाराज, यह किसी इंसान का काम नहीं लगता। पहरेदारों का कहना है कि उन्होंने किसी को आते जाते नहीं देखा, बस एक साया दिखा और वे बेहोश हो गए। शायद यह कोई पिशाच या काला जादू है। तभी राजगुरु तथाचार्य, जो ऐसे मौकों की ताक में रहते थे, अपनी जगह से खड़े हुए। महाराज, तथाचार्य ने अपनी शिखा चोटी को उंगली से घुमाते हुए कहा, मैं हमेशा कहता था कि खजाने की दिशा वास्तु के अनुसार गलत है। यह निश्चित रूप से किसी अदृश्य शक्ति या जिन का काम है। हमें एक महायज्ञ करना होगा। महाराज चिंतित हो गए, लेकिन कोने में एक स्तंभ से टिके तेनालीराम मंद-मंद मुस्कुरा रहे थे। महाराज की नजर उन पर पड़ी। तेनाली, तुम मुस्कुरा रहे हो। हमारा शाही हार चोरी हो गया है और तुम्हें हंसी आ रही है। तेनाली आगे आए और झुककर प्रणाम किया। क्षमा करें महाराज, मैं चोरी पर नहीं, राजगुरु की जिन वाली बात पर मुस्कुरा रहा था। अगर जिन को चोरी करनी होती तो वह खजाना खाली कर देता, सिर्फ एक हार क्यों ले जाता? जिन को किसी रानी को खुश तो करना नहीं था। पूरे दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। तथाचार्य का मुंह बन गया। महाराज ने कहा, तो तुम ही बताओ तेनाली, यह कैसे हुआ? तेनाली ने गंभीरता से कहा, महाराज, चोर महल के भीतर का ही कोई व्यक्ति है और वह बहुत चालाक है। मुझे इस मामले की जांच के लिए 3 दिन और पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। महाराज ने अनुमति दे दी। जाओ तेनाली, लेकिन अगर 3 दिन में हार नहीं मिला तो मैं तुम्हें दंडित करूंगा। अध्याय 2। 3 संदिग्ध, दी 3 सस्पेक्ट्स। तेनालीराम ने सबसे पहले घटनास्थल का मुआयना किया। वहां कोई सुराग नहीं था, सिवाय फर्श पर गिरे गुलाब के इत्र की एक बहुत हल्की खुशबू के। तेनाली ने महल के सभी कर्मचारियों की जांच करवाई। अंत में 3 लोग संदेह के घेरे में आए। वीरभद्र, शाही अंगरक्षक, उस रात इसकी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन इसे खजाने के आसपास देखा गया था। उसे जुआ खेलने की लत थी और उस पर भारी कर्जा था। माधवन, शाही जौहरी, वह हार की कीमत जानता था और उसी दिन हार की पॉलिश करके गया था। वह अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत परेशान था। सोमदत्त, रसोइया सोमदत्त को महल के गुप्त रास्तों की जानकारी थी। और सबसे बड़ी बात, तेनाली ने पाया कि सोमदत्त को गुलाब का इत्र लगाने का बहुत शौक था। समस्या यह थी कि तीनों के पास अपने बचाव के सबूत थे। वीरभद्र अपनी बैरक में सो रहा था, गवाह मौजूद थे। माधवन मंदिर में था और सोमदत्त रसोई में। तेनाली समझ गए कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। उन्होंने एक रहस्यमय खेल रचने का फैसला किया। अध्याय 3। जादुई मटका और तथाचार्य की फजीहत। दूसरे दिन तेनाली दरबार में एक बड़ा काले रंग का डरावना सा दिखने वाला मटका पॉट लेकर आए। मटके का मुंह लाल कपड़े से बंधा था। यह क्या है तेनाली? महाराज ने पूछा। महाराज, तेनाली ने रहस्यमय आवाज में कहा, यह सत्यवक्ता मटका है। मैंने इसे एक अघोरी बाबा से प्राप्त किया है। इसके अंदर एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो चोर की गंध पहचानती है। तथाचार्य हंसे। हाँ, तेनाली अब जादू टोने पर उतर आया। कल तक तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तेनाली ने कहा, राजगुरु, अगर आपको शक है तो पहले आप परीक्षा ले ले। तेनाली ने घोषणा की, आज रात हम इस मटके को एक अंधेरे कमरे काल कोठरी में रखेंगे। तीनों संदिग्धों वीरभद्र, माधवन और सोमदत्त को बारी बारी से अंदर जाना होगा और इस मटके को दोनों हाथों से छूकर कहना होगा, मैंने चोरी नहीं की।
अगर उसने चोरी की होगी तो मटका जोर से चिल्लाएगा और उस व्यक्ति को जकड़ लेगा। अगर वह निर्दोष है तो मटका शांत रहेगा। महाराज को यह तरीका बचकाना लगा, लेकिन उन्होंने अनुमति दे दी। अध्याय 4 अंधेरे कमरे का खेल। रात हुई। महल के एक वीरान कमरे में वह मटका रख दिया गया। कमरे में घुप अंधेरा था, एक भी दिया नहीं जल रहा था। तीनों संदिग्ध बाहर कतार में खड़े थे। वे डरे हुए थे। सबसे पहले वीरभद्र अंदर गया। सन्नाटा छाया रहा। 2 मिनट बाद वह पसीना पोंछता हुआ बाहर निकला। मटका नहीं चिल्लाया। फिर माधवन अंदर गया। वह कांप रहा था। वह भी बाहर आ गया। मटका शांत रहा। अंत में रसोइया सोमदत्त अंदर गया। वह भी कुछ देर बाद बाहर आ गया। कोई आवाज नहीं आई। तथाचार्य खुशी से उछल पड़े। देखा महाराज, मैंने कहा था न, तेनाली का मटका बेकार है। तीनों बाहर आ गए और मटका चिल्लाया ही नहीं। तेनाली असफल हो गया। महाराज ने तेनाली की ओर देखा। तेनाली, तुम्हारा मटका तो खामोश रहा, क्या तीनों निर्दोष है? तेनाली ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, नहीं महाराज, मटका नहीं बोला, लेकिन उसने मुझे चोर का नाम बता दिया है। क्या बकवास है? तथाचार्य चिल्लाए। तेनाली ने आदेश दिया, मशालें जलाओ और तीनों संदिग्धों को कहो कि अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं और हथेलियां दिखाएं। अध्याय 5 काले हाथ और सफेद झूठ। रोशनी होते ही तीनों ने अपने हाथ ऊपर किए। वीरभद्र की हथेलियां काली थीं, सूट कालिख लगी हुई। माधवन की हथेलियां भी काली थीं, लेकिन सोमदत्त रसोइया की हथेलियां बिल्कुल साफ और गोरी थीं। दरबार में सब हैरान थे। जिनके हाथ काले हैं वे चोर होने चाहिए न। तेनाली ने सोमदत्त की ओर उंगली उठाई और कड़कदार आवाज में कहा, सैनिकों, इस रसोइये सोमदत्त को गिरफ्तार कर लो, यही चोर है। सोमदत्त चिल्लाया, महाराज, यह अन्याय है। मेरे हाथ साफ है, मैंने मटके को छुआ भी नहीं, फिर भी मैं चोर। तथाचार्य भी बीच में कूद पड़े। तेनाली, तुम पागल हो गए हो। जिनके हाथ काले हैं उन्होंने मटके को छुआ। सोमदत्त के हाथ साफ है, इसका मतलब वह पवित्र है। तेनाली हंसे, महाराज, मैंने उस मटके पर कोई जादू नहीं किया था। मैंने बस मटके की बाहरी सतह पर दिए की खूब सारी कालिख, सुट और काला रंग पोत दिया था। चूंकि कमरा अंधेरा था, किसी को यह कालिख दिखी नहीं। तेनाली ने समझाना शुरू किया, मैंने कहा था कि जो चोर होगा उसे मटका पकड़ लेगा। वीरभद्र निर्दोष था, उसे अपने आप पर भरोसा था, इसलिए उसने निडर होकर मटके को छुआ। फलस्वरूप उसके हाथ काले हो गए। माधवन भी निर्दोष था, उसने भी आदेश का पालन किया और मटका छुआ। उसके हाथ भी काले हो गए। लेकिन सोमदत्त, जिसने असल में चोरी की थी, उसके मन में चोर बैठा था। वह डर गया था कि कहीं सच में मटका कोई जादुई शक्ति न हो और उसे जकड़ न ले। इसलिए वह कमरे में गया, लेकिन उसने मटके को छुआ ही नहीं। वह बस ऐसे ही बाहर आ गया, इसीलिए उसके हाथ साफ रह गए। पूरा दरबार तेनाली की बुद्धिमत्ता पर दंग रह गया। अध्याय 6 अभी खेल खत्म नहीं हुआ। दी ट्विस्ट। सोमदत्त घुटनों पर गिर गया। हाँ महाराज, मुझसे गलती हो गई, मैंने ही हार चुराया था। महाराज ने पूछा, हार कहाँ है? सोमदत्त ने कहा, मैंने उसे रसोई के पीछे अनाज के गोदाम में छिपाया है। सैनिकों को भेजा गया, लेकिन यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आया। सैनिक खाली हाथ लौटे। सैनिक ने कहा, महाराज, सोमदत्त ने जिस जगह बताया वहाँ हार नहीं है। वहाँ की मिट्टी खुदी हुई है, जैसे किसी ने उसे वहाँ से भी निकाल लिया हो। सोमदत्त का चेहरा फक पड़ गया। यह कैसे हो सकता है? मैंने कल रात ही उसे वहाँ रखा था। तेनालीराम ने अपनी ठुड्डी खुजलाई। मामला सुलझते सुलझते फिर उलझ गया था। चोर पकड़ा गया, लेकिन माल गायब था। तभी तेनाली की नजर राजगुरु तथाचार्य के सेवक धनीराम पर पड़ी। धनीराम दरबार के कोने में खड़ा था और बार बार अपनी पगड़ी ठीक कर रहा था। तेनाली को याद आया कि कल रात जब सोमदत्त रसोई की तरफ जा रहा था, तब धनीराम भी उस ओर घूम रहा था। तेनाली ने अचानक कहा, महाराज, लगता है हार को उड़ने की शक्ति मिल गई है, लेकिन मुझे लगता है वह हार इस दरबार में ही मौजूद है। क्या? महाराज चौंके।
तेनाली धीरे धीरे चलते हुए तथाचार्य के सेवक धनीराम के पास पहुंचे। धनीराम भाई, तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी पगड़ी आज बहुत ऊंची लग रही है। क्या सिर बड़ा हो गया है या अकल बढ़ गई है? धनीराम पसीना पसीना हो गया। नहीं तेनाली जी, बस आज कपड़े की तह ज्यादा लगा ली। तेनाली ने झपट्टा मारकर धनीराम की पगड़ी उतार दी। पगड़ी खुलते ही उसके बीच से चमचमाता हुआ नवरत्न हार फर्श पर गिर पड़ा। अध्याय 7। दूसरा चोर और तथाचार्य की बेहोशी। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजगुरु तथाचार्य तो शर्म के मारे जमीन में गिर जाना चाहते थे। उनका अपना सेवक चोर निकला। तेनाली ने स्थिति स्पष्ट की। महाराज, सोमदत्त ने हार चुराया और उसे गोदाम में गाड़ दिया। लेकिन धनीराम, जो हमेशा जासूसी करता रहता है, शायद मेरे खिलाफ कुछ ढूंढने के लिए, उसने सोमदत्त को हार छिपाते देख लिया। सोमदत्त के जाने के बाद धनीराम ने हार निकाल लिया और अपनी पगड़ी में छिपा लिया, यह सोचकर कि सोमदत्त पकड़ा जाएगा और वह मजे करेगा। महाराज कृष्णदेव राय हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अद्भुत तेनाली, अद्भुत! तुमने एक तीर से 2 शिकार किए। एक तो असली चोर सोमदत्त और दूसरा मौका पर चोर धनीराम। महाराज ने फैसला सुनाया। सोमदत्त को राजद्रोह और चोरी के लिए 5 साल की कैद, धनीराम को चोरी के माल को छिपाने के लिए 2 साल की कैद और 50 कोड़े। और राजगुरु। महाराज राजगुरु की ओर मुड़े। तथाचार्य डर गए। राजगुरु को यह दंड दिया जाता है कि वे अगले 1 महीने तक अपनी पगड़ी नहीं पहनेंगे, ताकि उन्हें याद रहे कि उनके सेवक ने पगड़ी की लाज नहीं रखी। तेनाली ने चुटकी ली और महाराज, मटके को भी इनाम मिलना चाहिए। आखिर उसी ने तो असली फैसला सुनाया। अध्याय 8। रहस्यमयी दावत। मुकदमा खत्म हुआ, लेकिन तेनाली का मजाक खत्म नहीं हुआ था। रात को महाराज ने तेनाली को निजी भोज पर बुलाया। महाराज ने पूछा, तेनाली, एक बात सच बताओ, क्या तुम्हें सच में पता था कि सोमदत्त ही चोर है, या वह मटका वाला प्रयोग केवल एक तुक्का था? तेनाली ने खीर का चमचा मुंह में लेते हुए कहा, महाराज, याद है मैंने कहा था कि घटना स्थल पर गुलाब के इत्र की महक थी। सोमदत्त ही वह व्यक्ति था जो वह इत्र लगाता था। मुझे 90% यकीन था कि वही चोर है, लेकिन बिना सबूत के उसे पकड़ना मुश्किल था। इसलिए मैंने काले हाथ वाला मनोवैज्ञानिक जाल बिछाया। मुझे पता था कि एक चोर का डर उसे कभी मटका छूने नहीं देगा। महाराज ने सिर हिलाया, तुम्हारी बुद्धि का कोई सानी नहीं है तेनाली। तभी तथाचार्य वहां आए। वे बिना पगड़ी के बहुत अजीब लग रहे थे। तथाचार्य ने चिढ़कर कहा, तेनाली, तुम बस भाग्यशाली थे। तेनाली ने हंसते हुए कहा, राजगुरु, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो दिमाग के कपाट खुले रखते हैं, न कि मटकों पर जादू ढूंढते हैं। उपसंहार, कंक्लूजन। इस घटना के बाद विजयनगर में एक कहावत मशहूर हो गई, मन में चोर हो तो हाथ साफ रह जाते हैं, और मन साफ हो तो हाथ काले होने से भी नहीं डरते। तेनाली राम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ी शक्ति कोई जादू नहीं, बल्कि मनुष्य का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी है। महाराज ने तेनाली को उस नवरत्न हार में से एक मोती इनाम में दिया, और तथाचार्य, वे अगले 1 महीने तक बिना पगड़ी के ही घूमते रहे, जो पूरे राज्य के लिए मनोरंजन का विषय बना रहा। कहानी समाप्त। लेखक की टिप्पणी। आशा है कि आपको तेनाली राम की यह रहस्यमय, जासूसी और हास्य से भरी कहानी पसंद आई होगी। शब्दों की सीमा के कारण विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि की चर्चा 7 समुद्र पार तक थी। जहां धन होता है वहां चोर आते हैं, लेकिन जहां अपार धन होता है वहां साधारण चोर नहीं बल्कि महाठग आते हैं। एक दिन विजयनगर की सीमा पर एक रहस्यमय काफिला रुका। इसमें ऊंट, घोड़े और दर्जनों सेवक थे। पालकी से एक व्यक्ति उतरा। उसका नाम था शमशेर खान, जो असल में भारत का सबसे बड़ा ठग नटवरलाल था, जो भेष बदलने में माहिर था। उसकी योजना विजयनगर के खजाने को लूटना नहीं, बल्कि विजयनगर के रईसों और खुद राजा कृष्णदेव राय को अपनी बुद्धि के जाल में फंसाकर कंगाल करना था। उसके पास एक ही नियम था, लालच बुरी बला है और मैं उसी बला का बाप हूँ। अध्याय 1। विदेशी मेहमान का आगमन। दरबार सजा हुआ था। शमशेर खान नटवरलाल ने दरबार में प्रवेश किया। उसने सिर पर फारस की पगड़ी, बदन पर कश्मीरी रेशम और हाथों में बेशकीमती अंगूठियां पहन रखी थी।
उसने झुककर राजा को सलाम किया और फारसी मिश्रित हिंदी में कहा, जहांपनाह, मैं फारस का शाही व्यापारी हूँ। मैंने सुना है कि विजयनगर के लोग कला के पारखी है। मैं आपके लिए ऐसे नायाब हीरे लाया हूँ जो अंधेरे में भी सूरज की तरह चमकते हैं। राजा कृष्णदेवराय प्रभावित हुए। शमशेर ने एक संदूक खोला। उसमें नीले रंग के चमकदार पत्थर थे। महाराज, यह नीलमणि है। इसे छूने से इंसान की उम्र 10 साल बढ़ जाती है। शमशेर ने झूठ बोला, लेकिन इतने आत्मविश्वास से कि कोई शक नहीं कर सकता था। राजगुरु तथाचार्य की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सोचा, उम्र बढ़ जाएगी तो मैं और लंबे समय तक राजगुरु बना रहूंगा। तेनाली राम भी दरबार में थे। वे चुपचाप उस व्यापारी को देख रहे थे। तेनाली ने गौर किया कि व्यापारी की अंगूठियां असली थीं, लेकिन उसके जूतों पर जो धूल थी वह लाल थी। ऐसी मिट्टी विजयनगर के ही बेलगाम इलाके में पाई जाती है, फारस में नहीं। तेनाली का माथा ठनका। यह परदेसी नहीं, अपना ही कोई देसी ठग है, तेनाली ने सोचा। अध्याय 2, राजगुरु का लालच। शमशेर खान को शाही अतिथि गृह में ठहराया गया। उसकी योजना का पहला शिकार राजगुरु तथाचार्य थे। अगले दिन शमशेर खान जानबूझकर तथाचार्य के घर के पास से गुजरा और जोर जोर से अपने सेवक से कहने लगा, अरे मूर्ख, मैंने कहा था न कि उस सोने बनाने वाले फॉर्मूला को तिजोरी में रखो। अगर किसी को पता चल गया कि हम तांबे को सोना बना सकते हैं तो मुसीबत हो जाएगी। तथाचार्य ने यह सुन लिया। वे दौड़कर बाहर आए। अरे सेठ जी, रुकिए रुकिए। शमशेर खान रुका और अनजान बनने का नाटक किया। जी, आप कौन? तथाचार्य ने उसे अपने घर बुलाया और खूब खातिरदारी की। बातों बातों में तथाचार्य ने पूछा, क्या आप सच में सोना बना सकते हैं? शमशेर ने इधर उधर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, राजगुरु जी, यह एक प्राचीन विद्या है। मेरे पास एक विशेष जड़ी बूटी है। अगर उसे पिघले हुए तांबे में डालो और धनवर्धनाय नमः का जाप करो तो वह 24 घंटे में शुद्ध सोना बन जाता है। लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं, मेरे पास पहले ही बहुत धन है। तथाचार्य के मन में लालच का ज्वालामुखी फट पड़ा। उन्होंने मिन्नतें की। अंत में शमशेर अनिच्छा से मान गया। ठीक है, लेकिन इस प्रयोग के लिए मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए होंगी उस जड़ी बूटी को मंगाने के लिए। तथाचार्य ने बिना सोचे अपनी गुप्त तिजोरी से 5000 मुद्राएं दे दी। शमशेर ने पैसे लिए और कहा, कल रात अमावस्या है, कल हम यह प्रयोग करेंगे। अध्याय 3, तेनाली की जासूसी। तेनाली राम शांत नहीं बैठे थे। उन्होंने अपने विश्वसनीय गुप्तचरों को उस व्यापारी के पीछे लगा दिया था। गुप्तचर ने खबर दी, तेनाली जी, यह व्यापारी अजीब है। यह दरबार में फारसी बोलता है, लेकिन रात को अपने कमरे में शुद्ध देहाती हिंदी में अपने नौकर को गालियां देता है। और यह खाने में कबाब नहीं, बल्कि दक्षिण भारतीय इडली सांभर बड़े चाव से खाता है। तेनाली मुस्कुराए, बहरूपिया, लेकिन इसका खेल बहुत बड़ा है। मुझे इसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। उसी शाम तेनाली वेश बदलकर शमशेर खान के खेमे में गए। तेनाली एक बूले ज्योतिषी का भेष धरकर गए थे। भाग्य जान लो, अपना भविष्य जान लो, तेनाली चिल्लाए। शमशेर खान ने सोचा, चलो मजे लेते हैं। उसने ज्योतिषी को बुलाया। बताओ बाबा, मेरा भविष्य क्या है? तेनाली ने उसका हाथ देखा और चौंकने का नाटक किया। अरे बाप रे, गजब, तुम्हारे हाथ में तो राजयोग है, लेकिन एक काली छाया भी है। एक बहुत चतुर आदमी तुम्हारे पीछे पड़ा है। उसका नाम थ से शुरू होता है। शमशेर हंसा। तथाचार्य, वह मूर्ख मेरा क्या बिगाड़ेगा? तेनाली मन में, नहीं बेटा, तेनाली राम। तेनाली बोले, नहीं, कोई और। सावधान रहना, अगले 48 घंटों में तुम्हारी पोल खुलने वाली है। शमशेर थोड़ा घबरा गया। उसने तय किया कि वह आज रात ही तथाचार्य को ठगकर और राजा से कोई बड़ा इनाम लेकर भाग जाएगा। अध्याय 4, सोने का प्रयोग और धोखा। रात हुई। तथाचार्य अपने घर के पिछवाड़े में तांबे का बड़ा बर्तन लेकर तैयार थे। शमशेर खान आया। उसने एक पुड़िया से कुछ चमत्कारी पाउडर निकाला और उबलते तांबे में डाल दिया। धुआं उठा, खुशबू फैली। शमशेर ने कहा, अब इसे ढक दीजिए राजगुरु जी।
कल सुबह तक इसे मत खोलना। जब सूरज की पहली किरण पड़ेगी यह सोना बन चुका होगा। मैं अब चलता हूँ, सुबह आऊंगा अपना हिस्सा लेने। तथाचार्य सपनों में खो गए। अगली सुबह तथाचार्य मुर्गे की बांग से पहले उठ गए। वे दौड़े दौड़े बर्तन के पास गए, ढक्कन हटाया। अंदर तांबा वैसा का वैसा था, बस वह ठंडा होकर जम गया था। सोना तो दूर, वह तांबा भी खराब हो चुका था। तथाचार्य को चक्कर आ गया। वे समझ गए कि वे लुट चुके हैं। वे शमशेर के अतिथि गृह दौड़े, लेकिन वहां सन्नाटा था। शमशेर गायब था। हाय, मैं मर गया। तथाचार्य छाती पीटने लगे। अध्याय 5। तेनाली का मास्टर स्ट्रोक। दरबार लगा। तथाचार्य रोते हुए राजा के पास पहुंचे और सारी आप बीती सुनाई। राजा कृष्णदेवराय क्रोधित हुए। हमारे राज्य में इतनी बड़ी ठगी, और वह भाग गया। तभी तेनाली राम आगे आए। महाराज, वह भागा नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार वह अभी भी शहर में ही है, लेकिन नए भेष में। ऐसे ठग एक शिकार से संतुष्ट नहीं होते। वह अब किसी बड़ी मछली को फंसाने की फिराक में है। राजा ने पूछा, लेकिन उसे पहचानेंगे कैसे? वह तो चेहरा बदलने में माहिर है। तेनाली ने कहा, लोहा ही लोहे को काटता है और लालच ही लालची को फंसाता है। महाराज, मुझे शाही खजाने की चाबी चाहिए, नकली वाली, और एक घोषणा करवाइए। घोषणा? पूरे शहर में हिंडोरा पिटवाया गया कि विजयनगर के पास एक ऐसा जादुई कलश है जो हर पूर्णिमा को अपने आप हीरों से भर जाता है। महाराज इसे शहर के बीचों बीच स्थित मंदिर में प्रदर्शित करेंगे। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। एक सराय में बैठा एक साधु, जो असल में भेष बदला हुआ शमशेर खान नटवरलाल था, ने यह सुना। उसने सोचा, 5000 मुद्राएं तो कुछ नहीं है। अगर वह कलश मिल जाए तो 7 पुश्तें राज करेंगी। अध्याय 6। मंदिर का जाल। पूर्णिमा की रात थी। मंदिर को सजाया गया था। बीच में एक भव्य कलश रखा था, जिस पर मखमल का कपड़ा ढका था। चारों तरफ कड़ा पहरा था। तेनाली राम ने जानबूझकर पहरेदारों को एक आदेश दिया, इतनी जोर से कि छुप कर देख रहा कोई भी सुन ले। सुनो, आधी रात को आरती के लिए हम सब नदी किनारे जाएंगे। 1 घंटे तक मंदिर में कोई नहीं रहेगा। भगवान की शक्ति ही कलश की रक्षा करेगी। शमशेर खान साधु के भेष में झाड़ियों के पीछे छिपा मुस्कुरा रहा था। मूर्ख लोग, भगवान के भरोसे खजाना छोड़ रहे हैं। ठीक आधी रात को तेनाली और सैनिक मंदिर से चले गए। सन्नाटा छा गया। शमशेर खान दबे पांव मंदिर में घुसा। उसकी नजर सिर्फ उस कलश पर थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने कलश पर से कपड़ा हटाया, अंदर देखा। अंदर हीरे नहीं थे। अंदर मधुमक्खियों का एक विशाल छत्ता था, और उसके नीचे बहुत सारा गोंद ग्लू लगा हुआ था। जैसे ही उसने हाथ डाला, उसका हाथ गोंद में चिपक गया। उसने झटके से हाथ निकालना चाहा तो छत्ता हिल गया। हजारों गुस्सैल मधुमक्खियां बाहर निकल आईं। आह, उई माँ, बचाओ! शमशेर चिल्लाया। वह भागना चाहता था, लेकिन उसका हाथ कलश के अंदर गोंद से ऐसा चिपका था कि कलश भी साथ साथ आ रहा था। वह कलश लेकर पागलों की तरह मंदिर के आंगन में दौड़ने लगा। मधुमक्खियां उसका पीछा कर रही थीं। अध्याय 7। पर्दाफाश। तभी मशालें जल उठीं, नगाड़े बजने लगे। तेनालीराम, महाराज कृष्णदेवराय, तथाचार्य और पूरी सेना वहां प्रकट हो गई। राजा हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। एक साधु हाथ में कलश फंसाए मधुमक्खियों से बचने के लिए नागिन डांस कर रहा था। तेनाली ने एक मोटा कंबल शमशेर के ऊपर डाला ताकि मधुमक्खियां शांत हों। फिर सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। तेनाली ने उसके चेहरे से नकली दाढ़ी नोच ली। पहचानिए राजगुरु, क्या यही है आपका सोना बनाने वाला व्यापारी? तथाचार्य ने गुस्से में अपना जूता निकाला। हाँ, यही दुष्ट है। मेरा 5000 सोना लाओ। शमशेर खान नटवरलाल अब पूरी तरह फंस चुका था। उसने हाथ जोड़ लिए। हुजूर, गलती हो गई। मैंने सुना था तेनाली राम बुद्धिमान है, लेकिन यह तो शैतान का भी गुरु निकला। अध्याय 8। अदालत में अनोखा दंड। अगले दिन दरबार में शमशेर खान को पेश किया गया। राजा ने पूछा,
तेनाली, इस महाठग को क्या सजा दी जाए? इसे जेल में डालें या कोड़े मारें? तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह एक कलाकार है, बस अपनी कला का गलत इस्तेमाल करता है। इसे शारीरिक दंड देने से यह सुधरेगा नहीं। इसे ऐसी सजा देनी चाहिए जो इसके अहंकार को तोड़े। तेनाली ने सुझाव दिया, इसे अगले 1 महीने तक राजगुरु तथाचार्य का निजी सेवक बना दिया जाए। इसे तथाचार्य के पैर दबाने होंगे, उनके कपड़े धोने होंगे और सबसे जरूरी, हर रोज सुबह तथाचार्य को उनकी ही मूर्खता की कहानी सुनानी होगी। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तथाचार्य खुश भी थे कि मुफ्त का नौकर मिला और शर्मिंदा भी कि रोज अपनी मूर्खता सुननी पड़ेगी। शमशेर खान ने सिर झुका लिया। महाराज, मुझे जेल में डाल दो, पर इस राजगुरु के पास नहीं। यह तो अपनी बकबक से मुझे मार डालेंगे। लेकिन राजा का आदेश अटल था। अध्याय 9, ठग का सुधरना और भागना। शमशेर खान ने 1 सप्ताह तक तथाचार्य की सेवा की। तथाचार्य उसे इतना परेशान करते, दिन भर उपदेश देते और बेसुरा गाना सुनाते कि शमशेर के कान पक गए। 8वें दिन शमशेर खान ने तेनाली के पास एक पत्र भिजवाया। पत्र में लिखा था, तेनाली जी, आप जीत गए। आपकी और राजगुरु की जोड़ी ने मुझे हरा दिया। राजगुरु की सेवा करने से अच्छा है कि मैं ईमानदारी की मेहनत कर लूं। मैं वचन देता हूं, अब कभी विजयनगर की तरफ नहीं देखूंगा। मैंने जो भी धन ठगा था, तथाचार्य का भी, वह मैंने राजकोष के बाहर छोड़ दिया है। मुझे जाने दे। तेनाली ने जाकर देखा, सच में धन वापस आ गया था और शमशेर खान, वह रातों रात गायब हो चुका था। अध्याय 10, निष्कर्ष। राजा कृष्णदेवराय ने तेनाली को गले लगाया। तेनाली, तुमने न केवल हमारा धन बचाया, बल्कि हमें बहुत बड़ी सीख भी दी। तेनाली ने कहा, महाराज, ठग तभी पैदा होते हैं जब हमारे अंदर लालच पैदा होता है। राजगुरु ने लालच किया, इसलिए ठगे गए। मैंने लालच का नाटक किया, कलश वाला, इसलिए ठग पकड़ा गया। उस दिन के बाद विजयनगर में कोई भी अनजान व्यापारी आता तो लोग पहले उसकी अच्छी तरह जांच करते। और तथाचार्य, उन्होंने कसम खा ली कि अब वे तांबे को सोना बनाने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। कम से कम तब तक नहीं जब तक कोई असली बाबा नहीं मिल जाता। समय का पहिया घूम चुका था। महाराज कृष्णदेवराय के बाल अब चांदी जैसे सफेद हो गए थे और तेनाली राम के चेहरे पर भी झुर्रियां आ गई थी। विजयनगर अब भी समृद्ध था, लेकिन दरबार का माहौल बदल रहा था। राजगुरु तथाचार्य भी बूढ़े हो चले थे, लेकिन तेनाली से उनकी ईर्ष्या अभी भी जवान थी। उन्हें लगता था कि जीवन के अंतिम पड़ाव में अगर उन्होंने तेनाली को नहीं हराया तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वहीं दरबार में एक नया विद्वान आया था, पंडित रुद्रनाथ। वह युवा था, घमंडी था और उसे लगता था कि तेनाली राम केवल एक मस्खरा, जोकर है। रुद्रनाथ और तथाचार्य ने मिलकर एक योजना बनाई, महाराज के सामने साबित करना कि तेनाली राम अब सठिया गया है और उसकी बुद्धि कुंद हो गई है। लेकिन वे भूल गए थे कि शेर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन वह शिकार करना नहीं भूलता। अध्याय 1, अपमान का षड्यंत्र। एक दिन दरबार लगा। पंडित रुद्रनाथ खड़ा हुआ। महाराज, उसने ललकारते हुए कहा, मैंने सुना है कि तेनाली राम बहुत बुद्धिमान है, लेकिन क्या वे मृत्यु को भी मात दे सकते हैं? मेरे पास एक ऐसी काल पहेली है जिसे यदि कोई हल न कर पाया तो उसे राज्य छोड़ना होगा या मृत्युदंड स्वीकार करना होगा। महाराज चिंतित हुए। उन्होंने तेनाली की ओर देखा। तेनाली ऊँघ रहे थे या ऊँघने का नाटक कर रहे थे। तेनाली, महाराज ने आवाज दी। तेनाली हड़बड़ा कर उठे। जी महाराज, क्या भोजन का समय हो गया? दरबार में हंसी गूंज उठी। रुद्रनाथ ने ताना मारा, देखिए, इन्हें बस भोजन की चिंता है, बुद्धि तो घास चरने गई है। तेनाली मुस्कुराए, पंडित जी, बुद्धि घास चरने जाए तो वापस आ सकती है, लेकिन अगर अहंकार सिर पर चढ़ जाए तो इंसान को ले डूबता है। पूछिए अपनी पहेली। रुद्रनाथ ने कहा, वह क्या है जो तुम्हारे पास है लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते, जो तुम्हें मार सकता है लेकिन तुम उसे छू नहीं सकते, और जब वह आता है तो राजा और रंग सब बराबर हो जाते हैं। तेनाली ने एक पल सोचा और कहा, बहुत आसान, वह है आपकी अकल, क्योंकि वह आपके पास है शायद, पर दिखती नहीं। और रही बात मारने की, तो आपकी यह कम अकल
ही आपको एक दिन मरवाएगी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। रुद्रनाथ का चेहरा लाल हो गया। उसने कसम खाई कि वह तेनाली को सबक सिखाकर रहेगा। अध्याय 2 तेनाली की रहस्यमयी बीमारी। इस घटना के 2 दिन बाद खबर फैली कि तेनालीराम को एक भयानक और लाइलाज बीमारी हो गई है। वैद्य और हकीम हार मान चुके थे। महाराज कृष्णदेवराय नंगे पांव तेनाली के घर दौड़े। वहां का दृश्य दिल तोड़ने वाला था। तेनाली खाट पर लेटे थे, चेहरा पीला था और वे अजीब अजीब बातें कर रहे थे। महाराज, तेनाली ने कांपती आवाज में कहा, मेरा समय आ गया है। यमराज का भैंसा मुझे खिड़की से झांक रहा है। महाराज की आंखों में आंसू आ गए। तेनाली, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तथाचार्य भी वहां मौजूद थे, यह देखने के लिए कि तेनाली सच में मर रहा है या नाटक कर रहा है। तेनाली ने तथाचार्य को पास बुलाया। राजगुरु जी, जीवन भर मैंने आपको सताया, मुझे क्षमा कर दे। तथाचार्य का दिल पसीज गया। थोड़ा सा बोले, मैंने क्षमा किया तेनाली, मेरी एक अंतिम इच्छा है। तेनाली ने खांसते हुए कहा, मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार आप ही करवाएं। लेकिन क्या? तथाचार्य ने पूछा। लेकिन मेरी अस्थियों को गंगा में मत बहाना, उन्हें एक मटके में भरकर राजकोष में रखवा देना। क्योंकि मैंने उस मटके में एक ब्रह्म राक्षस को कैद कर रखा है। अगर वह मटका फूटा तो विजयनगर भस्म हो जाएगा। इतना कहकर तेनालीराम ने एक जोर की हिचकी ली। उनकी गर्दन लुढ़क गई और शरीर शांत हो गया। वैद्य ने नाड़ी जांची और सिर हिला दिया। तेनालीराम अब नहीं रहे। अध्याय 3 शोक और लालच। पूरे विजयनगर में शोक की लहर दौड़ गई। महाराज ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। लेकिन तथाचार्य और पंडित रुद्रनाथ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रुद्रनाथ ने तथाचार्य से कहा, राजगुरु, सुना आपने? तेनाली ने कहा, मटके में ब्रह्म राक्षस है। यह झूठ है। तेनाली कंजूस था। पक्का उसने अपनी जीवन भर की कमाई, हीरे जवाहरात उस मटके में छिपाए होंगे और चाहता होगा कि राजकोष में सुरक्षित रहें। तथाचार्य की आंखों में लालच चमक उठा। सही कहते हो पंडित। तेनाली मरने के बाद भी चाल चल गया। हमें वह मटका हासिल करना होगा। तेनाली का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन असली खेल मटके को लेकर शुरू हुआ जो तेनाली ने अपने सिरहाने छोड़ रखा था। उस मटके का मुंह लाल कपड़े से कसकर बंधा था। अध्याय 4 मटके का रहस्य। रात के समय तथाचार्य और रुद्रनाथ चुपके से तेनाली के घर में घुसे, जहां अभी मटका रखा था, क्योंकि राजकोष में ले जाने की प्रक्रिया कल होनी थी। कमरे में अंधेरा था। जल्दी करो, तथाचार्य ने फुसफुसाते हुए कहा। रुद्रनाथ ने मटका उठाया। भारी है, पक्का इसमें सोना है। वे दोनों मटका लेकर शहर के बाहर एक वीरान खंडर में गए। फोड़ दो इसे, रुद्रनाथ ने कहा। तथाचार्य ने एक पत्थर उठाया और मटके पर दे मारा। छपाक, मटका फूटा, लेकिन उसमें से सोना नहीं निकला। उसमें से निकला मधुमक्खियों का एक विशाल झुंड और बहुत सारा गोबर। तेनाली ने मटके में ताजा गोबर और जंगली मधुमक्खियां भर रखी थीं। जैसे ही मटका फूटा, मधुमक्खियां भड़क गईं। आह, बचाओ, उई माँ, तथाचार्य चिल्लाए। रुद्रनाथ भागने लगा, लेकिन गोबर पर फिसलकर गिर गया। मधुमक्खियों ने दोनों का चेहरा सूजा दिया। तभी खंडर के एक कोने से एक जानी पहचानी हंसी गूंजी। हा हा हा, क्यों राजगुरु, मिल गया खजाना। दोनों ने मुड़कर देखा। वहां तेनालीराम खड़ा था, जीवित, स्वस्थ और हाथ में एक गन्ना लिए उसे चूस रहा था। अध्याय 5 भूत या भगवान। तथाचार्य और रुद्रनाथ को लगा कि वे भूत देख रहे हैं। वे कांपने लगे। भू भू भूत, रुद्रनाथ चिल्लाया। तेनाली ने हंसते हुए कहा, भूत नहीं, अकल का देवता कहो। मैंने अपनी मृत्यु का नाटक इसलिए किया ताकि महाराज और प्रजा देख सके कि मेरे मरने के बाद मेरे मित्र मेरे साथ क्या करते हैं। तभी वहां मशालें जल उठीं। महाराज कृष्णदेवराय सैनिकों के साथ वहां प्रकट हुए। तेनाली ने पहले ही महाराज को गुप्त रूप से अपनी योजना बता दी थी, लेकिन महाराज को यकीन नहीं था कि तथाचार्य सच में चोरी करेंगे। महाराज ने तथाचार्य और रुद्रनाथ की हालत देखी, कपड़े फटे हुए, चेहरे पर मधुमक्खियों के डंक और शरीर पर गोबर।
महाराज का गुस्सा हंसी में बदल गया। राजगुरु, महाराज ने कहा, हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तेनाली की अस्थियों, गोबर को चुराने आए थे। अध्याय 6, दरबार में महाफैसला। अगले दिन दरबार लगा। तेनालीराम के पुनर्जन्म की खबर सुनकर प्रजा खुशी से झूम उठी। तथाचार्य और रुद्रनाथ सिर झुकाए खड़े थे। महाराज ने पूछा, तेनाली, इन्हें क्या सजा दी जाए? तेनालीराम ने गंभीरता से कहा, महाराज, इन्हें मृत्युदंड या कारावास न दे। मृत्युदंड से ये एक बार में मुक्त हो जाएंगे। मेरी सजा थोड़ी अलग है। क्या? महाराज ने पूछा। तेनाली ने कहा, पंडित रुद्रनाथ को लगता था कि मैं मस्खरा हूँ, तो सजा यह है कि अगले 1 महीने तक रुद्रनाथ को दरबार में विदूषक, जोकर के कपड़े पहनकर आना होगा और सबको हंसाना होगा। अगर कोई नहीं हंसा तो उसे कोड़े पड़ेंगे। और तथाचार्य जी को मधुमक्खियों ने बहुत प्यार दिया है। तेनाली मुस्कुराया, इसलिए इन्हें अगले 1 महीने तक शाही बाग में मधुमक्खी पालन का काम सौंपा जाए। ये रोज मधुमक्खियों की सेवा करेंगे और दरबार के लिए शहद इकट्ठा करेंगे। पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। यह सजा अपमानजनक भी थी और मजेदार भी। अध्याय 7, अंतिम सत्य। जब सब चले गए तो महाराज ने तेनाली को अपने पास बैठाया। तेनाली, तुमने यह नाटक क्यों किया? तुम सच में मुझे डरा गए थे। तेनालीराम भावुक हो गए। उन्होंने कहा, महाराज, हम सब बूले हो रहे हैं। मुझे डर था कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा और मेरे शत्रुओं का अहंकार राज्य को कैसे नुकसान पहुंचाएगा। मुझे यह सुनिश्चित करना था कि बुद्धिमत्ता का सम्मान हमेशा हो, चाहे व्यक्ति रहे या न रहे। तेनाली ने आगे कहा, यह मेरी अंतिम बड़ी चाल थी महाराज। अब मैं थक गया हूँ। अब मैं केवल आपकी सेवा और ईश्वर का ध्यान करना चाहता हूँ। महाराज ने तेनाली का हाथ थाम लिया। तुम कभी बूले नहीं हो सकते तेनाली, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि हमेशा जवान रहेगी। उपसंहार, एपिलॉग। उस घटना के बाद विजयनगर में एक नई कहावत बनी, सांप के बिल में और तेनाली के मटके में कभी हाथ नहीं डालना चाहिए। पंडित रुद्रनाथ का घमंड टूट गया और वह बाद में तेनाली का शिष्य बन गया। तथाचार्य ने भी ईर्ष्या छोड़ दी, क्योंकि उन्हें अब मधुमक्खियों से डर लगने लगा था। तेनालीराम ने अपनी मृत्यु का नाटक करके यह साबित कर दिया कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि हंसी और बुद्धि है। और जब सच में कई वर्षों बाद तेनालीराम ने अंतिम सांस ली, तो कहते हैं कि विजयनगर ही नहीं बल्कि यमराज भी हंसे थे, क्योंकि तेनाली ने स्वर्ग के दरवाजे पर भी कोई न कोई पहेली लिख छोड़ी होगी। कहानी समाप्त। लेखक की कलम से। आशा है आपको तेनालीराम की महाराज कृष्णदेवराय का शासन अपने चरम पर था। तेनालीराम न केवल विदूषक थे, बल्कि राजा की आंख और कान भी थे। महाराज का तेनाली पर इतना अटूट विश्वास था कि वे बिना देखे किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकते थे यदि तेनाली ने कहा हो। यही विश्वास राजगुरु तथाचार्य और पड़ोसी राज्य के गुप्तचरों की आंखों में चुभता था। विजयनगर की सीमा पर स्थित कलिंजर राज्य का राजा रुद्रप्रताप विजयनगर से जलता था। वह जानता था कि जब तक कृष्णदेवराय के पास तेनालीराम है, विजयनगर को हराया नहीं जा सकता। इसलिए रुद्रप्रताप ने अपने सबसे शातिर जासूस और बहुरूपीय कालकेतु को विजयनगर भेजा। कालकेतु का मिशन खजाना लूटना नहीं था, उसका मिशन था कृष्णदेवराय और तेनालीराम के बीच के विश्वास को तोड़ना। अध्याय 1, अजनबी सौदागर और जहरीला उपहार। एक दिन दरबार में एक भव्य काफिला आया। आगे आगे एक आकर्षक व्यक्ति चल रहा था। उसका नाम था शमशेर अली, जो असल में जासूस कालकेतु था। वह खुद को अरब का घोड़ा व्यापारी बता रहा था। जहां पनाह, शमशेर ने झुककर सलाम किया। मैं अरब से आया हूं और आपके लिए दुनिया के सबसे तेज घोड़े लाया हूं। महाराज घोड़ों के शौकीन थे। उन्होंने घोड़े देखे और खुश हो गए। शमशेर ने धीरे धीरे महाराज का दिल जीतना शुरू किया। वह रोज दरबार आता, महंगी भेंटें लाता और तथाचार्य की जी हुजूरी करता। तथाचार्य को शमशेर में एक साथी दिखा। शमशेर ने तथाचार्य के कान भरे। राजगुरु जी, आप इतने विद्वान हैं, फिर भी राजा उस तेनाली की बात क्यों मानते हैं? मुझे लगता है तेनाली राज्य के गुप्त भेद दुश्मनों को बेचता है। तथाचार्य ने कहा, मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन प्रमाण कहाँ है? शमशेर मुस्कुराया, प्रमाण मैं दूंगा, बस आप मेरा साथ दे।
अध्याय 2। शाही मुहर की चोरी। योजना शुरू हुई। विजयनगर के रक्षा विभाग के कुछ अत्यंत गोपनीय दस्तावेज, नक्शे चोरी हो गए। यह खबर आग की तरह फैली। महाराज चिंतित हो गए। शमशेर अली ने महाराज से एकांत में कहा, हुजूर, मुझे एक गुप्त सूचना मिली है। आपका कोई अपना ही गद्दारी कर रहा है। मैंने कल रात एक व्यक्ति को कलिंजर के जासूसों से मिलते देखा था। कौन था वह? महाराज ने कड़क कर पूछा। मैं चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन वह एक पीले रेशमी अंगवस्त्र, दुपट्टा में था, जैसा अक्सर तेनालीराम पहनते हैं। महाराज ने डांट दिया, चुप रहो, तेनाली पर शक करना पाप है। लेकिन उसी रात एक और घटना हुई। महाराज की निजी शाही मुहर, रॉयल सील, उनके कक्ष से गायब हो गई। मुहर के बिना राज्य का कोई आदेश पारित नहीं हो सकता था। यह राजद्रोह का संकेत था। तथाचार्य ने सुझाव दिया, महाराज, अगर मुहर चोरी हुई है तो सभी मंत्रियों के घरों की तलाशी ली जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अध्याय 3। तेनाली के घर छापा और विश्वासघात। महाराज ने भारी मन से तलाशी का आदेश दिया। सैनिकों ने सबके घर छान मारे। अंत में वे तेनालीराम के घर पहुंचे। तेनाली निश्चिंत होकर पूजा कर रहे थे। सैनिकों ने कोना कोना छान मारा। अंत में तथाचार्य ने तेनाली के पूजा घर में रखी एक पुरानी संदूकची की ओर इशारा किया। उसे खोलो, तथाचार्य चिल्लाए। तेनाली ने कहा, उसमें मेरे इष्ट देव की मूर्तियां हैं। सैनिक ने संदूकची खोली। मूर्तियों के नीचे एक लाल कपड़े में लिपटी हुई शाही मुहर और कलिंजर के राजा के नाम लिखा एक आधा अधूरा पत्र मिला। पत्र में लिखा था, महाराज रुद्र प्रताप, काम हो गया है। मुहर मेरे पास है। विजयनगर की सेना का नक्शा भेज रहा हूं। मेरा इनाम तैयार रखें। आपका सेवक, तेनाली। महाराज कृष्णदेवराय वहां पहुंचे। उन्होंने मुहर और पत्र देखा। उनके हाथ कांपने लगे। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सीने में खंजर घोंप दिया हो। तेनाली हैरान थे। महाराज, यह षड्यंत्र है। मैंने यह नहीं किया। कोई मेरे घर में यह रख गया है। महाराज ने गुस्से से तेनाली की ओर देखा। उनकी आंखों में आग नहीं, बल्कि गहरा दुख था। तेनाली, मैंने तुम्हें भाई माना था। तुमने चंद सिक्कों के लिए मेरी मातृभूमि का सौदा कर दिया। महाराज, विश्वास करें। तेनाली गिड़गिड़ाए। विश्वास? महाराज ने कड़वाहट से कहा। विश्वास कांच की तरह होता है तेनाली, एक बार टूट जाए तो जुड़ता नहीं। निकल जाओ मेरी नजरों से। मैं तुम्हें मृत्युदंड नहीं देता क्योंकि तुमने कभी मुझे हंसाया था, लेकिन मैं तुम्हें देश निकाला देता हूं। अगर कल सूर्योदय के बाद तुम विजयनगर की सीमा में दिखे तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अध्याय 4। निर्वासन और अंधकार। तेनालीराम को उसी वक्त महल से बाहर धकेल दिया गया। उनकी पत्नी शारदा और बेटा रोते रह गए। तेनाली ने कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि समय अभी उनके खिलाफ है। तेनाली के जाते ही विजयनगर में शमशेर अली, कालकेतु का प्रभाव बढ़ गया। तथाचार्य को लगा कि वे जीत गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शमशेर अब उन्हें भी किनारे कर रहा था। शमशेर ने धीरे धीरे शाही खजाने को लूटना और गलत सलाह देना शुरू कर दिया। 6 महीने बीत गए। विजयनगर की हालत खराब होने लगी। प्रशासन ढीला पड़ गया। महाराज कृष्णदेवराय उदास रहने लगे। उन्हें तेनाली पर गुस्सा तो था, लेकिन वे उसे याद भी करते थे। दरबार सूना लगता था। उधर तेनालीराम एक दूसरे राज्य में भेष बदलकर रह रहे थे। वे एक पागल भिखारी का नाटक कर रहे थे। बाल बढ़ा लिए थे, कपड़े फटे थे, लेकिन उनकी जासूसी जारी थी। उन्होंने पता लगा लिया था कि शमशेर अली कौन है और उसने मुहर कैसे चुराई थी। अध्याय 5। पागल फकीर की वापसी। एक दिन विजयनगर के बाजार में एक अजीबोगरीब फकीर आया। वह लोगों का भविष्य बताता था और अजीब पहेलियां बुझाता था। उसने बाजार में चिल्लाना शुरू किया, राजा अंधा, वजीर काना, लुट रहा है खजाना, बाहर वाला बना है घर का मालिक, अंदर वाला हुआ बेगाना। यह बात उड़ते उड़ते महाराज के कानों तक पहुंची। महाराज ने उस फकीर को दरबार में बुलाया। फकीर, तेनाली, दरबार में आया। उसने शमशेर अली को देखा और जोर से हंसा। अरे,
यहाँ तो भेड़िया शेर की खाल पहनकर बैठा है। शमशेर घबरा गया। उसने कहा, महाराज, यह पागल है, इसे कैद कर लो। महाराज ने फकीर से पूछा, तुम कौन हो और ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? फकीर ने कहा, महाराज, मैं सत्यदर्शी हूं। मैं हवा में सूंघकर बता सकता हूं कि कौन गद्दार है। अगर आप आज्ञा दे तो मैं एक जादू दिखाऊं। महाराज को जिज्ञासा हुई। दिखाओ। अध्याय 6, आग का गोला और तोते की गवाही। फकीर ने अपनी झोली से एक पिंजरा निकाला जिसमें एक तोता था। महाराज, यह तोता कलिंजर के जंगलों का है। यह सिर्फ सच बोलता है। फकीर ने शमशेर अली की ओर इशारा किया। सेठ जी, क्या आप इस तोते को हाथ लगाएंगे? शमशेर को लगा यह कोई साधारण तोता है। उसने जैसे ही पिंजरे को हाथ लगाया, फकीर ने एक जादुई पाउडर, बारूद और जड़ी बूटी का मिश्रण हवा में उछाला। एक हल्का धमाका हुआ और धुआं छा गया। धुएं के बीच फकीर की आवाज गूंजी, लेकिन यह फकीर की आवाज नहीं थी, यह तेनाली राम की आवाज थी। शमशेर अली, या कहूँ काल केतु, तुम्हारी दाढ़ी नकली है और तुम्हारा वफादारी का नाटक भी। धुआं छटा। दरबार के बीचों बीच फकीर ने शमशेर अली को दबोच रखा था और उसके चेहरे से नकली दाढ़ी नोच ली थी। उसके कपड़ों के नीचे कलिंजर राज्य का शाही टैटू, गोदना, दिख रहा था। शमशेर ने भागने की कोशिश की, लेकिन फकीर ने उसे पटकनी दे दी। फकीर ने अपने बाल हटाए, नकली दाढ़ी हटाई। सामने तेनाली राम खड़े थे। अध्याय 7, सत्य का उद्घाटन। दरबार सन्न रह गया। तेनाली ने शमशेर की जेब से एक चाबी निकाली। महाराज, यह चाबी उस संदूक की है जो इसने अपने गुप्त तहखाने में छिपा रखा है। उसमें विजयनगर के चुराए हुए असली नक्शे हैं। और तेनाली ने शमशेर की पगड़ी उतारी। पगड़ी की तहों में असली शाही मुहर छिपी हुई थी। जो मुहर तेनाली के घर मिली थी, वह मिट्टी की बनी एक बेहद कुशल नकल थी जिसे शमशेर ने बनवाया था। तेनाली ने मुहर महाराज के चरणों में रख दी। महाराज, आपके घर में जो मुहर मिली थी, वह नकली थी। असली मुहर इसने चुराई थी ताकि नकली मुहर मेरे घर रखकर मुझे फंसा सके और फिर असली मुहर से राज्य को लूट सके। तथा चारे का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें महसूस हुआ कि वे भी इस जासूस के हाथों बेवकूफ बने हैं। शमशेर अली, काल केतु, ने अपना अपराध कबूल कर लिया, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अध्याय 8, पश्चाताप और पुनर्मिलन। शमशेर अली को कारागार में डाल दिया गया। अब दरबार में केवल महाराज और तेनाली आमने सामने थे। महाराज कृष्णदेवराय सिंहासन से उतरे। उनकी आंखों में आंसू थे। वे धीरे धीरे तेनाली की ओर बढ़े। तेनाली ने सिर झुका लिया। महाराज, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। मैं सीमा के अंदर आया। आप मुझे दंड दे सकते हैं। महाराज ने तेनाली को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। दंड तुम्हें नहीं, मुझे मिलना चाहिए तेनाली। मैंने कानों के कच्चेपन में अपने सबसे वफादार मित्र को खो दिया था। मैंने सबूत देखे, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं देखा। तेनाली की आंखों में भी आंसू आ गए। महाराज, विश्वास की डोर अगर टूट जाए तो उसे जोड़ने के लिए सबूतों की गोंद नहीं, बल्कि प्रेम के आंसुओं की जरूरत होती है। आज वह जुड़ गई। उपसंहार। एपिलॉग। अगले दिन पूरे विजयनगर में जश्न मनाया गया। तेनाली राम का पद उन्हें ससम्मान वापस दिया गया, पहले से भी अधिक अधिकारों के साथ। महाराज ने राजगुरु तथा चारे को भी माफ कर दिया, लेकिन एक चेतावनी के साथ, राजगुरु, भविष्य में अगर आपने तेनाली के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा, तो याद रखिएगा कि तेनाली मेरी ढाल है, और ढाल पर वार करने वाले की तलवार ही टूटती है। इस घटना के बाद महाराज ने अपने सिंहासन के पीछे एक वाक्य लिखवाया। आंखें धोखा खा सकती है, कान जहर पी सकते हैं, लेकिन सच्चा मित्र हृदय की धड़कन से पहचाना जाता है। तेनाली राम और महाराज की जोड़ी फिर से अमर हो गई। और कलिंजर का राजा, उसने कसम खा ली कि अब वह विजयनगर की तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि वहां तेनाली राम नाम का एक जादूगर रहता है। कहानी समाप्त। लेखक की टिप्पणी। यह कहानी विश्वास, धोखे और बुद्धिमत्ता की एक महागाथा है। यद्यपि शब्दों की सीमा के कारण